तीव्र गति से आगे बढ़ रहा मोदी सरकार का पायलट प्रोजेक्ट हर घर जल। उल्लाल की नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। कारोबार जगत की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की टॉप लाइंस पर। विदेशी निवेशकों का बॉन्ड बाजार में भरोसा बढ़ा है। जनवरी महीने में विदेशी निवेशकों ने बॉन्ड बाजार में 19,800 करोड़ रुपए का निवेश किया है। ये जून 2017 के बाद से विदेशी निवेशकों का अब तक का सबसे ऊंचा मासिक स्तर है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक 6 फरवरी को शुरू होगी। माना जा रहा है कि अंतरिम बजट के ठीक बाद आरबीआई रेपो रेट को स्थिर बनाए रख सकता है। रिजर्व बैंक ने करीब 1 साल से रेपो रेट को 6.5% पर स्थिर रखा है। जापान की दूरसंचार क्षेत्र की प्रमुख कंपनी एनटीटी ग्रुप की आईटी सेवा शाखा एनटीटी डेटा अपनी विकास योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए इस साल के अंत तक भारत में करीब 6,000 लोगों की नियुक्ति करने की योजना बना रही है। जापान के बाहर भारत एनटीटी डेटा का दूसरा सबसे बड़ा कर्मचारी केंद्र है। और सप्ताह के पहले कारोबारी दिन आज भारतीय शेयर बाजार सपाट कारोबार के साथ खुले। कारोबार की शुरुआत में सेंसेक्स गिरावट जबकि निफ्टी बढ़त के साथ खुला। पिछले सप्ताह कारोबार के आखिरी दिन हरे निशान के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। तो आज की टॉप लाइंस आपने जानी। क्या कुछ खास अगर बात की जाए अर्थ जगत की, अर्थव्यवस्था की, उसको लेकर, और अर्थव्यवस्था के लिहाज से आपको बता दें डिपॉजिटरी के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई ने जनवरी में देश के बॉन्ड बाजार में 19,800 करोड़ रुपए का निवेश किया है। जून 2017 के बाद से ये बॉन्ड बाजार में एफपीआई के निवेश का सबसे अधिक मासिक स्तर है। उस समय उन्होंने बॉन्ड बाजार में 25,685 करोड़ रुपए डाले थे। भारत सरकार के बॉन्ड को जेपी मॉर्गन इंडेक्स में शामिल किए जाने के बाद एफपीआई का भारतीय बॉन्ड बाजार के प्रति आकर्षण बढ़ा है। वहीं दूसरी ओर एफपीआई ने अमेरिका में बॉन्ड पर यील्ड बढ़ने के बीच जनवरी में भारतीय शेयरों से 25,743 करोड़ रुपए की निकासी की। एफपीआई ने दिसंबर में डेटा बाजार में 18,302 करोड़ रुपए, नवंबर में 14,860 करोड़ रुपए और अक्टूबर में 6,381 करोड़ रुपए डाले थे। जेपी मॉर्गन चेंज एंड कंपनी ने पिछले साल सितंबर में घोषणा की थी कि वह जून 2024 से अपने बेंचमार्क उभरते बाजार सूचकांक में भारत सरकार के बॉन्ड को शामिल करेगी। तो लगातार इसमें इजाफा मिल रहा है। और आइए अब रुक कर लेते हैं बाजार की तरफ। जी हाँ, निफ्टी या सेंसेक्स की अगर बात की जाए क्या स्थिति, सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो आप देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी जो कि 44 अंकों की जो गिरावट है वो फिलहाल हमें यहाँ नजर आ रही है, जिसके बाद 21,915 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। आज की शुरुआत जो हुई है उसमें आप सीधे तौर पर देख सकते हैं 44 अंकों की जो गिरावट है वो यहाँ हमें नजर आई। इसके साथ ही अगर सेंसेक्स की बात की जाए तो 12 अंकों की एक मामूली गिरावट हम फिलहाल देख पा रहे हैं, जिसके बाद 72,072 पर सेंसेक्स की आज जो शुरुआत है वो यहाँ दर्ज की गई। लेकिन निशान जो है वो लाल निशान है, आप देख सकते हैं एक मामूली सी गिरावट जो है वो नज़र आ रही है, सपाट स्थिति हालांकि इसको हम मान सकते हैं। और साथ ही निफ्टी 50 की अगर बात की जाए तो 10 अंकों की बढ़त हरे निशान के साथ जो शुरुआत है वहाँ दर्ज की गई है। 21,864 के स्तर पर आज की जो शुरुआत है निफ्टी 50 की वो दर्ज की गई है। तो जान लिया आपने किस तरह की स्थिति रही है। और सब अब बात कर लेते हैं आज की टॉप गेनर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए टाटा मोटर्स, सन फार्मा, आयशर मोटर और सिप्ला, एमएनएम, ये आज के टॉप गेनर्स आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे, जिनमें हरे निशान के साथ कारोबार हो रहा है। यानी यहाँ पर बढ़त के साथ आज जो बाजार है वो फिलहाल नज़र आ रहा है। और इसके बाद आप बात करते हैं टॉप लॉसर्स की, वो कौन कौन से हैं। एसबीआई की अगर बात की जाए, कोटक बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, टाइटन। तो खासतौर से जो बैंकिंग क्षेत्र है उसमें हम देख पा रहे हैं कि 5 में से 4 बैंक क्षेत्र से हैं, जहाँ पे आज लाल निशान के साथ जो कारोबार है वो होता हुआ अभी तक
नज़र आ रहा है। शुरुआती तौर पर देखा जा रहा है इनको, और अभी देखते हैं आगे आगे चल के किस तरह की स्थिति इनमें नज़र आएगी। अब बात कर लेते हैं खासतौर से ग्लोबल मार्केट की। उसमें यूएस मार्केट की अगर बात की जाए, आप देख सकते हैं डॉ जोन्स फ्यूचर्स की अगर बात करें तो यहाँ गिरावट नज़र आ रही है। S&P 500 में हरे निशान के साथ कारोबार है, नेस्डेक में भी हरा निशान जो है नज़र आ रहा है, यानी बढ़त के साथ इन दो मार्केट में जो कारोबार है वो दर्ज किया गया है, जबकि डॉ जोन्स में थोड़ी सी जो गिरावट है वो दर्ज की गई है। और यूएस मार्केट के बाद अब नज़र डालेंगे हम खासतौर से यूरोपियन मार्केट पर भी, वहाँ क्या स्थिति बनी हुई है ये जानने की कोशिश करते हैं। FTSE की बात की जाए, CAC की हम बात करें, डेक्स की बात की जाए तो आप देख पा रहे होंगे FTSE में ज़रूर एक मामूली गिरावट है, जबकि CAC और डेक्स में हरे निशान के साथ जो कारोबार है वो फिलहाल होता हुआ हमें यहाँ नज़र आ रहा है। तो ये जान लिया आपने यूरोपियन मार्केट की स्थिति क्या है, लेकिन इसके साथ साथ एशिया मार्केट की अगर बात की जाए तो देखिए एशियन मार्केट में भी निकाय 225 की अगर बात की जाए 232 अंकों की बढ़त जो है वो यहाँ नज़र आ रही है, जबकि हैंग सेंग में आप देख सकते हैं 26 अंकों की गिरावट है, तो कॉस्पी में करीब 31 अंकों की जो गिरावट है वो दर्ज की जा रही है। यानी यहाँ भी हम थोड़ी सी उतार चढ़ाव की जो स्थिति है वो सीधे तौर पर देख सकते हैं। तो जाना आपने ग्लोबल मार्केट में क्या स्थिति आज फिलहाल अभी तक बनी हुई है। अब आगे बढ़ेंगे, इसके बाद नजर डालते हैं खासतौर से ब्रेंट क्रूड पर। तो आप देख सकते हैं 0.24 जो है इसमें इजाफा दर्ज किया गया है, जिसके बाद ये $77.58 प्रति बैरल आज दर्ज किया गया है। तो जाना आपने कारोबार जगत में किस तरीके से फिलहाल जो स्थिति है वो दर्ज की जा रही है। और फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए DD न्यूज़ पर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैंने अपना NPS अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना NPS नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया, मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा NPS अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर द सेम अकाउंट टू माय न्यू कंपनी। NPS किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है, जहां मैं वहां मेरा NPS अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। बोला आप कौन? अरे वो सब छोड़ो, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्कीम आई है। आज 2000 डालोगे, कल 4 मिलेगा, परसों 8, फिर 16। 32 फिर 64। लिंक भेज दिया, जल्दी क्लिक करो। UPI कहता है इन फर्जी इन्वेस्टमेंट वाले स्कीमों में ना फंसो, अपने पैसे का ध्यान खुद रखो। क्या समझे? क्या समझेंगे, आप ही समझा लीजिए, हम क्या समझेंगे। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। एक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ले घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत इकोनॉमी टुडे में। और आइए बात करते हैं आज के फोकस की। दुनिया भर में आर्थिक सुस्ती जारी है, लेकिन भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। भारत इस रफ्तार को और तेज करने में लगा हुआ है। भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर इंडस्ट्री 4.0 के अवसर पर तेजी से बढ़ रहा है और इस दिशा में PLI स्कीम बहुत कारगर साबित हो रही है। हाल ही में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने स्कीम के सैकड़ों हितधारकों के साथ बड़ी बैठक करके स्कीम का लाभ लेने के लिए उद्योग जगत का आह्वान किया। कोरोना महामारी के समय देश को आर्थिक चुनौतियों से निकालने के लिए मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ऐलान किया था, जिसके तहत विभिन्न तरह के प्रावधानों को लागू किया गया था। मार्च 2020 में पीएम मोदी ने देश में मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना यानी PLI की शुरुआत की थी। इसके तहत मोदी सरकार में देश में उत्पादन गतिविधियों को बढ़ाने की जो कोशिशें की थीं, उसका ही नतीजा है कि आज देश कई क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर अग्रसर है। दुनिया में जारी आर्थिक सुस्ती के बाद भी भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री
पीयूष गोयल ने पीएलआई स्कीम के तमाम हितधारकों के साथ मंथन किया। PLI is one of the most successful programs, as was mentioned by nearly every participant. It's the first time all 746 of all sectors have come together. Otherwise, quarterly there's a review with each sector, which the ministry does. But DPIIT this time called all the 746, and all other officials, mostly at secretary level, were there. It was an absolutely outstanding engagement. उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना यानी पीएलआई को 2020 में 3 सेक्टर में लागू किया गया था, जो अब बढ़कर 14 विभिन्न क्षेत्रों में लागू है। इसके तहत मोबाइल विनिर्माण, धातु और औषधीय सामग्री, चिकित्सा उपकरण, ऑटोमोबाइल और ऑटो कलपुर्जे, दवाइयां, स्टील, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक एवं टेक्नोलॉजी उत्पाद, एसी और एलईडी, खाद्य उत्पाद, कपड़ा उत्पाद, सौर पीवी मॉड्यूल, एडवांस केमिस्ट्री सेल, बैटरी, ड्रोन और ड्रोन कलपुर्जे। पीएलआई योजना में घरेलू और विदेशी कंपनियों को भारत में विनिर्माण के लिए 5 वर्षों तक उनके राजस्व के प्रतिशत के आधार पर वित्तीय लाभ दिया जाता है। करीब 4 वर्ष पहले शुरू हुई ये योजना भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गेम चेंजर साबित हो रही है। आंकड़ों के नजरिए से देखें तो 24 राज्यों के 150 जिलों में 746 पीएलआई इकाइयां स्थापित हुईं। अब तक करीब 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ। निर्यात में 3.20 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। 2022 और 23 में 2,900 करोड़ प्रोत्साहन राशि वितरित की गई। 3 वर्ष में मोबाइल विनिर्माण में 20% का मूल्यवर्धन हुआ। 2022 और 23 में 101 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादन हुआ। देश में 44 अरब डॉलर के स्मार्टफोन का उत्पादन हुआ। देश ने 11.1 अरब डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद का निर्यात किया। दूरसंचार क्षेत्र में उत्पादन बढ़ने से 60% आयात में कमी आई। ड्रोन क्षेत्र के कारोबार में 7 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई। मोदी सरकार की कोशिश है कि इंडस्ट्री 4.0 के अवसर को गवाया ना जाए, बल्कि भारतीय क्षमताओं के आधार पर दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने किस तरीके से पीएलआई स्कीम जो है वो कारगर रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए आइए रुक कर लेते हैं राजीव सिंह ठाकुर जी, अतिरिक्त सचिव डीपीआईआईटी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इकोनॉमी टुडे में। जानना चाहेंगे आपसे किस तरीके से जो पीएलआई स्कीम की अगर बात की जाए, एक गेम चेंजिंग जो स्कीम है अभी तक ये साबित हुई है, और क्या यही उम्मीद की गई थी या उम्मीद से बेहतर इसके परिणाम अब हमें मिल रहे हैं? नमस्कार। सर्वप्रथम तो मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जब कोविड की जो महामारी थी, या जिसको बोलें कि महासंकट अपने शिखर पर था, 2020 में जी इस योजना को लाया गया, और ये माना लंबे समय से माना जा रहा था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें विनिर्माण क्षेत्र जिसको बोलते हैं, औद्योगिक क्षेत्र या जो मैन्युफैक्चरिंग जी, उसका जो हमारे सकल घरेलू उत्पाद में जो उसका हिस्सा होना चाहिए, वो एक भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिहाज से काफ़ी कम है। और लंबे समय से सरकारें इस पर, पूर्व की सरकारें भी सोचती रही थी, लेकिन एक ठोस प्रयास के रूप में उत्पादन आधारित जो ये हमारा प्रोत्साहन योजना आई है पीएलआई के रूप में 2020 में, वो एक उस समय तो कोविड के तात्कालिक संकट को निपटना और साथ में एक दीर्घकालीन रणनीति थी कि किस तरह से जो विनिर्माण क्षेत्र का जो हिस्सा है कैसे बढ़े हमारे सकल घरेलू उत्पाद में। और ये क्यों बढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर 3 मुख्य रूप से सकल घरेलू उत्पाद किसी भी राष्ट्र की जो जीडीपी जिसको बोलते हैं या सकल घरेलू उत्पाद, उसमें 3 मुख्य कंपोनेंट्स हैं, जिसको पहला तो माने हम यही विनिर्माण या औद्योगिक क्षेत्र, दूसरा सेवा क्षेत्र, और जो कृषि क्षेत्र है ज़्यादातर बड़ी जो विकसित अर्थव्यवस्था में बहुत ही उसका कम अब हिस्सा रह गया है जीडीपी में। लेकिन हमारे यहाँ अभी भी ये इसका हिस्सा काफ़ी ज़्यादा है, और इस कारण से ये सोचा गया कि कैसे विनिर्माण क्षेत्र को आगे बढ़ाया जाए। तो उस लिहाज से उस लक्ष्य को सामने रखकर एक दीर्घकालीन योजना बनाई गई, जो कि 2029-30 तक ज़्यादातर केसों में, कुछ में पहले भी जी 14 पीएलआई स्कीमें, आपको पता है 10 मंत्रालय और विभाग इसको भारत सरकार के संचालित करते हैं। और जो हमारा विभाग है, जो जिसको डीपीआईआईटी बोलते हैं, जो कि
उद्योग और व्यापार जो हमारा मंत्रालय है, कॉमर्स इंडस्ट्री, उसमें आता है जी। तो हमारा काम ये है कि PLI स्कीम का एक तरह से हम लोग एक नोडल विभाग हैं और सारे इन 14 PLI और 10 मंत्रालयों को हम लोग समय समय पर उनसे सूचनाएं लेते हैं और आगे उनको किस तरह से उनका क्रियान्वयन जो है वो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज उनको जी और नीति आयोग को और अन्य जगहों पर हमारे एक तालमेल स्थापित करने के लिए काम किया गया है। जी। अब जहाँ तक ये बात है कि इसका अब तक किस तरह से रहा है परिणाम, और परिणाम तो नहीं, किस तरह से चालू हुई है और किस तरह से चल रही है योजना, परिणाम तो खैर कहना भी बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। कारण ये कि मुश्किल से 2 वर्ष हुए हैं, कुछ एक योजनाएं तो ऐसी हैं जो कि अभी पाइपलाइन में है। इसका मतलब ये कि जेस्टेशन पीरियड या उनका अभी तक तो उत्पादन शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें बहुत ही उच्च कोटि की तकनीक उनको विदेशों से आयात भी करनी थी और उसके लिए काम चल रहा है। जैसे कि हम इसकी बात करें कि MNRE सेक्टर की जी, जिसमें या और भी कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिनको उन्होंने शुरू से प्लान इस तरह से किया था कि कम से कम 2 साल तो हमको लग जाएंगे इस पूरी व्यवस्था को जमाने में जी। तो, लेकिन अब तक जो रहा है पूरा 2-2.5 साल का हमारा सफ़र, जो कि आगे अगले 5-7 साल और सफ़र चलेगा ये, तो उसको बेसिकली इस तरह से देखा जाए जैसा कि परसों हमारा एक बड़ा महाकुंभ भी हुआ PLI का भारत मंडपम में, जिसमें कि सारे हमारे लगभग 700 से ज़्यादा जो हमारे कंपनियां हैं जो कि इसमें मेंबर है 14 PLI में, जिन्होंने निवेश किया है जी, और मंत्रालय सारे आए थे, हमारे मंत्री जी भी वहाँ थे। तो यही कहा गया कि ये कोई एक हमेशा चलने वाली एक योजना नहीं है सरकार की, इसको योजना ना मान करके किक स्टार्ट माना जाए कि इसको, जैसे कि उदाहरण में दिया हमारे मंत्री जी ने कि स्कूटर को किक स्टार्ट करने के लिए पुराने ज़माने में स्कूटर होते थे कि हम किक मारते थे, उसके बाद अपना चलता रहता था। तो ये उस तरह से देखा जाए कि इसको लगातार हम पूरे एंड टू एंड को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इंडस्ट्री को, लेकिन एक कंपटीशन या टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र या कुछ जगहों पर जहाँ पर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है हमारी लागत उत्पादन की, उसको कहीं न कहीं कंपनसेट करने के लिए कुछ समय के लिए एक ये प्रोत्साहन की स्कीम है जी। उसके बाद तो इंडस्ट्री को अपने पैरों पे खड़ा करना है और देश में ही नहीं बल्कि विदेशी कंपनियों से भी उनको प्रतिस्पर्धा करनी है। जी बिल्कुल राजीव जी, जैसा आपने कहा कि ना सिर्फ एक किक स्टार्ट बल्कि अगर देखा जाए तो एक मजबूत मंच जो है वो इसके ज़रिए प्रदान किया जा रहा है, और इसके जो नतीजे जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जब इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, तो धीरे धीरे अब इसमें जो इजाफा हो रहा है वो वाकई अभूतपूर्व है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो हमारी सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी जिसको बोले हैं PLI की, वो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग या जिसको लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बोला जाता है स्कीम का नाम, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के तहत आती है जी। उसमें जिस तरह का रिस्पांस आया है और जिस तरह का एक्सपोर्ट्स, खासकर जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं अमेरिका और यूरोप की, वहाँ पर जो हम कर पाए हैं पिछले मात्र 2 सालों में ही, वो निश्चित रूप से अद्भुत है। और इतने कम समय में जो बहुत नाम मात्र का निर्यात था इस क्षेत्र में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में, वो बहुत बड़े स्तर पे बढ़ा जी। ये वाकई चमत्कारिक है और इससे एक भरोसा भी हुआ है कि अगर इस तरह की सही योजनाएं बनाई जाएं, सही तरह से हमारे कंपनियों को और उद्योगों को एक प्रोत्साहन का सही तरह से पूरा एक मंच दिया जाए और उसका एक प्रबंधन किया जाए, तो आगे आते हैं लोग और निवेश करते हैं और इससे सभी को फ़ायदा मिलता है, निर्यात बढ़ता है, तो तरह तरह की चीज़ें हमारे देश में ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी के रूप में और निवेश के रूप में तो आती ही हैं, साथ में रोजगार का भी एक हमारा वृद्धि होती है, लेकिन साथ में एक पूरा इकोसिस्टम बनता है जो कि एक आगे लॉन्ग टर्म में हमको लगता है दीर्घकालिक रूप से सभी के लिए एक उससे फ़ायदा होगा। जी राजीव जी, और जिस इकोसिस्टम का आप जिक्र कर रहे हैं, आने वाले समय में देखा जाए तो जाहिर तौर पर ये हमारी अर्थव्यवस्था को तो मजबूती देगा ही, और किस तरीके से इसका जो प्रारूप है नज़र आ सकता है, क्योंकि शुरुआत में हमने देखा 3 क्षेत्र में, लेकिन आज 14 क्षेत्र में है, लगातार जो इजाफा है वो इसमें हो रहा है, और यही है एक प्रमुख वजह, प्रमुख कारण जिस वजह से अर्थव्यवस्था में भी मजबूती की बात हम करते हैं। हाँ, तो जैसा कि आपने देखा कि 14 PLI क्षेत्रों को चुना गया, वो उसको चुनने के पीछे भी आधार था जी। उसमें तथ्यों को पहले देखा गया कि किन किन क्षेत्रों में हम पीछे चल रहे हैं, कमज़ोर हैं, साथ ही स्ट्रेटेजिक जिसको बोला जाए
स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को भी इसमें ध्यान दिया गया। अब एक जिसकी क्षेत्र जिसकी चर्चा कम होती है लेकिन जिसमें बहुत असाधारण काम हुआ है वो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर जी। तो उसमें 3 हमारी योजनाएं हैं और ज़्यादातर इन योजनाओं में हम लोग करीब करीब आयात के ऊपर निर्भर थे, लेकिन फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, बल्क ड्रग्स और मेडिकल डिवाइस 3 स्कीमें जो हैं उनमें हमको व्यापक रूप से सफलता मिली और हमने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी किया। विदेशी कंपनियां भारत में उन्होंने अपना प्रोडक्शन शुरू किया। जैसे कि आप मेडिकल डिवाइस का उदाहरण देना चाहूँगा जिसमें कि जितने भी हमारे बड़े और बहुत ही आधुनिक मशीनें होती हैं इलाज के लिए, जैसे कि एक्सरे, सोनोग्राफी, MRI जी, जितने भी प्रकार की सारी चीज़ें करीब करीब हम अभी आयात पर निर्भर थे, लेकिन जितनी विश्व की बड़ी कंपनियां इस क्षेत्र में हैं जैसे कि सीमेंस, GE और जितने भी फिलिप्स वगैरह सब भारत में हैं, उन्होंने करीब करीब काम शुरू किया है और उनके उत्पादन भी शुरू हो गए हैं जी। तो इसी तरह से पेंसिलिन G और इस तरह की जो बहुत ही जरूरी जो कि दवाइयाँ थी और ड्रग्स थी उनको भी भारत में उत्पादन उनका शुरू हुआ है और आयात से उसमें हमको काफ़ी कमी आई है। ये नहीं कि हमको आयात किसी भी चीज़ का नहीं करना है, लेकिन ये है कि जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं जिसमें कि एक तरह से हम कभी भी संकट में आ सकते हैं अगर हमारा पूरा तरह से निर्भरता आयात पे रही और हमारा मेडिकल सेक्टर या फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो इस तरह का क्रिटिकल सेक्टर है, जब कोविड के समय हमने देखा जी कई देशों में इस संकट की स्थिति बन गई जब उनके पास वैक्सीन नहीं था या उनके पास लिक्विड ऑक्सीजन की कमी रही। तो एक ये उदाहरण फार्मा का बड़ा सामने आता है, यानी हम मान सकते हैं जो निर्भरता है उसको हम कम कर रहे हैं, किसी तरह का जोखिम ना रहे और उसके साथ साथ आत्मनिर्भरता के लिए आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल राजीव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो यहाँ आपने जाना किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की जब बात हम कर रहे हैं उसमें PLI जो हैं कितनी कारगर साबित हो रही हैं और आने वाले समय में और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगी। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए DD न्यूज़ पर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ले घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लंबेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत इकोनॉमी टुडे में। और आइए अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक 6 फरवरी को शुरू होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरिम बजट के ठीक बाद RBI रेपो रेट को स्थिर बनाए रख सकता है। रिजर्व बैंक ने करीब 1 साल से रेपो दर को 6.5% पर स्थिर रखा है। इसे आखिरी बार फरवरी 2023 में 6.25% से बढ़ाकर 6.5% किया गया था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े 6 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को भुगतान किए जाने वाले ब्याज पर शनिवार को फैसला हो सकता है। केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड की बैठक 10 फरवरी को होने वाली है, जिसमें बोर्ड वित्त वर्ष 2023 और 24 में सब्सक्राइबरों को भुगतान किए जाने वाले ब्याज पर फैसला कर सकता है। CBT की 235वीं बैठक को लेकर सामाजिक सुरक्षा संगठन की ओर से बोर्ड के सभी सदस्यों को पत्र भेजकर बैठक में उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है। वाहन कंपनी फोर्स मोटर्स ने अगले 3 से 4 साल में विभिन्न गतिविधियों पर करीब 2000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है। कंपनी के प्रबंध निदेशक प्रसन्न फिरोदिया ने यह जानकारी दी। कंपनी यह निवेश हरित अभियान और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के विकास पर करेगी। फोर्स मोटर्स वाणिज्यिक और यूटिलिटी वाहनों की श्रृंखला की बिक्री करती है। कंपनी का इरादा आगे चलकर अपनी वैन श्रृंखला का इलेक्ट्रिक संस्करण लाने का है। जापान की दूरसंचार क्षेत्र की प्रमुख कंपनी एनटीटी ग्रुप की IT सेवा शाखा एनटीटी डेटा अपनी विकास योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए इस साल के अंत तक भारत में करीब 6000 लोगों को नियुक्त करने की योजना बना रही है। इससे तकरीबन 40,000 लोगों के
उसके मौजूदा प्रतिभा आधार में 10 से 15% का इजाफा होगा। विश्व स्तर पर कंपनी के कर्मचारियों की संख्या करीब 1,90,000 है। जापान के बाहर भारत एंटिटी डेटा का दूसरा सबसे बड़ा कर्मचारी केंद्र है। SIAC ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड को NCLT में जाने से रोकने के लिए दायर सोनी समूह की याचिका को खारिज कर दिया है। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया ने अपना विलय रद्द करने के बाद जी एंटरटेनमेंट के खिलाफ याचिका दायर की थी। जी और सोनी के बीच मुकदमेबाजी तब शुरू हुई जब सोनी ने जी से सौदा खत्म करने के शुल्क के रूप में $9 करोड़ की मांग करते हुए कहा कि जी ने विलय समझौते में निर्धारित कई पूर्व शर्तों का पालन नहीं किया। जी ने सोनी के आरोपों का खंडन किया और जवाब में जापानी फर्म के खिलाफ SIAC में याचिका दायर की थी। ONGC, IOC समेत तेल और गैस क्षेत्र की सभी सरकारी कंपनियां अगले वित्त वर्ष 2024 और 25 में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले देश की मांग की आपूर्ति के लिए यह निवेश तेल और गैस क्षेत्रों की खोज, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल और पाइपलाइन बिछाने में किया जाएगा। बजट 2024 और 25 के प्रपत्र के मुताबिक ONGC अगले वित्त वर्ष में 30,800 करोड़ के निवेश की योजना बना रही है। इसी तरह ONGC विदेश लिमिटेड 5,580 करोड़ का निवेश करेगी। IOC अगले वर्ष 30,910 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। BPCL की ओर से 13,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव है। गैस कंपनी गेल इंडिया ने 8,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव किया है। तंबाकू उत्पादों के निर्माताओं ने अगर अपनी पैकिंग मशीनरी को पंजीकृत नहीं कराया है तो उन्हें GST अधिकारियों को जुर्माना देना होगा। GST विभाग द्वारा उठाए गए इस कदम का मकसद तंबाकू विनिर्माण क्षेत्र में राजस्व में आ रही कमी को रोकना है। साल 2024 के वित्त विधेयक में केंद्रीय GST अधिनियम में संशोधन पेश किया है, जिसमें ये फैसला लिया गया है। ओला के फाउंडर भाविश अग्रवाल ने IIT बॉम्बे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिसर्चर्स के लिए टेक्नोलॉजी फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया है। भाविश ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेगमेंट में भी एंट्री की है। ये फेलोशिप प्रोग्राम इंजीनियरिंग के तमाम सेगमेंट के छात्रों के लिए उपलब्ध होगा। भारतीय स्टार्टअप्स ने इस साल जनवरी में 107 सौदों के जरिए $732.7 मिलियन जुटाए। आंकड़ों के मुताबिक $314.4 मिलियन के कुल मूल्य के 70 प्रारंभिक चरण के सौदे थे और $418.3 मिलियन के मूल्य के 21 विकास चरण के सौदे थे। इसमें 16 ऐसे राउंड रहे जिनका कोई विवरण नहीं है। तो आज के लिए इकोनॉमी टुडे में बस इतना ही। आगे आप देखिए न्यूज़ एट 10 भावना के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।